हमारा अगला चैप्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसमें ये काफ़ी टेक्निकल चैप्टर है, एक्सप्लेन करने के पॉइंट्स इसमें बहुत ही कम है। तो जिधर जिधर होगा मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी का आपको रीड करके ही याद करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे ईयर्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल नेम्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेजरली चैप्टर उसी बेसिस पे फॉर्म किया गया है। तो शुरू करते हैं। मैं इंट्रोडक्शन का पार्ट यूजुअली लेता नहीं हूँ, बट इसमें ये एक अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जामिनेशन आता है तो फिर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉलो होता है इधर, कि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर कंट्री है किसमें, गैट में भी, जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी, दोनों में इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। गैट में 1947 और डब्ल्यूटीओ जनवरी 1 1995, जो जिसने गैट को रिप्लेस किया था वो टाइम पे। तो ये जो है ये एक काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है, एग्ज़ाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है। अब हम डायरेक्टली इधर आ जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रिंसिपल्स पे। ये सेम चीज़ लिखी है जो यहाँ पे लिखी थी। प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहला नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जो एक मेंबर नेशंस हैं डब्ल्यूटीओ के, उन लोगों के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए दो कंट्रीज़ के बीच में। कि मान लीजिए इंडिया यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है, दो तीनों भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं। इंडिया ने यूएसए पे कोई टैरिफ नहीं लगाया, बट ऑस्ट्रेलिया पे काफ़ी हैवी टैरिफ लगाया, तो ऐसी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन वही जो सारे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स है, ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर्स मोस्ट फेवर्ड नेशन का पार्ट बनते हैं। आप आपस में बराबरी से ट्रीट करेंगे। फिर नेशनल ट्रीटमेंट आता है। ये कहता है कि आप जो फॉरेन गुड्स हैं या फॉरेनर्स हैं, अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो, और जो लोकल गुड्स या लोकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वल नज़र से देखा जाएगा। ट्रेड फ्री करने के लिए प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन का भी एक टर्म दिया गया है इसको। फिर प्रिडिक्टेबिलिटी का पॉइंट, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा बट इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये कहता है कि डब्ल्यूटीओ को प्रिडिक्टेबिलिटी मेंटेन करना आना चाहिए। प्रिडिक्टेबिलिटी यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यूटीओ क्या करे, डब्ल्यूटीओ जितना भी ट्रेड होता है डेली बेसिस पे, जो ट्रेड हो रहा है वहाँ पे, कोई कंट्रीज़ में ट्रेड हो रहा है दो कंट्रीज़ में, तो उसमें इतना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाए कि आप कंट्री का नेक्स्ट मूव बता सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उनका टैरिफ्स क्या है, आपको मालूम है। का एक अग्रीमेंट जो है, अग्रीमेंट के तहत ही सारे काम हो रहे हैं, वो लेवल की प्रिडिक्टेबिलिटी रखने का काम रहता है। प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये कहता है कि आप जब दो कंट्रीज़ जो है फ्रीली ट्रेड करेंगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रेड करेंगी, बिना रिस्ट्रिक्शंस के ट्रेड करेंगी, एक अग्रीमेंट के तहत काम करेंगे, तो क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ में डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये डब्ल्यूटीओ का काम हो जाएगा। फिर आता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जितने भी ये ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं उनको मैनेज करना। प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन, ट्रेड अग्रीमेंट जो एक्चुअल में साइन हो रहे हैं उनके लिए एक दोनों कंट्रीज़ के लिए ओपनली एक नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि दोनों कंट्रीज़ अपना पक्ष रख सकती हैं, एक नतीजे पे पहुंच सकती हैं। फिर उसका एग्जीक्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिंग टीपीआरएम मतलब ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, यानी कि जो आपने ट्रेड पॉलिसी बनाई है उसका रिव्यू कर सकें, एक कमेटी बैठ जाए उस पर रिव्यू करने के लिए, तो उसको वो कमेटी को भी कोई एडमिनिस्टर कर सके टाइम टू टाइम। इकोनॉमिक कोहेरेंस, यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, या कोई दूसरी बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फंडिंग का काम करती हैं, उनके साथ टाई अप करके रखना, ताकि ग्लोबल जो डेवलपमेंट है वो बन मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए पैसों को लेकर।
ये मेन रहता है। फिर WTO के अगर ऑफिशियल डेफिनेशन देखें, द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ये WTO की मेन डेफिनेशन है। मैं इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा ये, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ये काफ़ी टेक्निकल है, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है। WTO के कुछ अग्रीमेंट्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक है ट्रिप्स। ट्रिप्स कहता है, ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए ये एक अग्रीमेंट साइन हुआ था कि इंटरनेशनल बेसिस पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारे वायलेट नहीं होने चाहिए इंटरनेशनल बेसिस पे। उसके लिए ट्रिप्स साइन किया गया था। तो वही उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकता, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल चैप्टर है, इसमें एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है। आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ जाएगा। कोई स्पेसिफिक डाउट होता तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। टेम जाता है फिर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल फंडिंग्स होती है, जो FPIs और FIIs होती हैं, वो कई बार रूल्स वायलेट कर सकती हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है जो इंटरनेशनली अनस्टेबल चीज़ होती है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए ये एग्रीमेंट फाइल किया गया कि इन्वेस्टमेंट्स को लेके क्या मेजर रखे जा सकते हैं। हर कंट्री को जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप हर ये टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट्स रिन्यू करिए, या उसमें इन्वेस्टमेंट्स एक्सपैंड कीजिए, जो इन्वेस्टमेंट्स आई हैं वो रिटर्न उस पर दीजिए, एक्सेट्रा। तो अलग अलग रेगुलेशंस होती हैं जो फॉलो करनी चाहिए, और कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, रेगुलेशन नहीं तो रिकमेंडेशन होती है, वो भी फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर आता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। अभी अभी तक जहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे थे, वहाँ पे कहीं भी सर्विसेज का कोई जिक्र किसी ने नहीं किया। सर्विसेज एज इन बैंकिंग सर्विस हो गई, या टेलीकॉम ऑपरेशन सर्विस हो गई, कुछ भी हो गया, उसकी बात कोई भी एग्रीमेंट के अंदर नहीं करी जाती है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अग्रीमेंट बनाया गया, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज पे फोकस करता है। जो सेम पॉलिसीज़ WTO फॉलो करता है, वो सारी की सारी इसमें भी अप्लाई हो जाती हैं डायरेक्टली। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फ्री ट्रेड हो गया, प्रिडिक्टेबिलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये GATS को जो है अपने में इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, ताकि सर्विसेज को लेके भी सेम चीज़, सेम रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो सकें जो इन जनरल WTO फॉलो करता है, ताकि सर्विसेज का भी ट्रांजिशन काफ़ी इजी हो जाए। फिर आता है अग्रीमेंट ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये स्पेसिफिकली नाम से पता चल रहा है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को लेके अग्रीमेंट है। फिर एक हमारे पास एग्रीकल्चर के लेकर है। फिर टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के रिलेशन में एक है। सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स है। हमारे पास कई सारे अलग अलग अग्रीमेंट्स आते हैं, बट यहाँ से जो है ये पूरा का पूरा नॉन एक्सप्लेनेटरी पार्ट है। ये पार्ट क्या कहता है, एक दोहा कॉन्फ्रेंस हुई थी, रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो एक दोहा कॉन्फ्रेंस हुई थी। दोहा में डिक्लेरेशन साइन हुआ था। ये कई सालों तक ये दोहा वाली कॉन्फ्रेंस चली है, जिसका फाइनली जो है नवंबर 2001 में जाके एक अग्रीमेंट साइन हुआ, दोहा डिक्लेरेशन साइन हुआ, जो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो हमको दे रखा है, एग्रीकल्चर हो गया, या हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ हो गई, लेबर लॉज हो गए, इन पे जो नॉट सो मेन ट्रेड इश्यूज होते हैं उन पे बात चली थी। तो एग्रीकल्चर आया यहाँ पे, ट्रिप्स आया, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में बात करी कि कैसे अलग अलग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो फिर भी WTO का पार्ट है, उनको लेके एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर इंडस्ट्रियल टैरिफ्स दिए, सर्विसेज की बात करी, लेबर की बात करी। ये बाली, अब यहाँ पे आता है हम बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये सबसे लेटेस्ट वाली कॉन्फ्रेंस की बात है शायद से। तो ये इसमें क्या हुआ था, बाली की जो कॉन्फ्रेंस थी दिसंबर 2013 में हुई थी। इसमें अगेन एग्रीकल्चर को लेके काफ़ी मेजर इशू उठाया गया था कि एग्रीकल्चर का ट्रेड जो इंटरनेशनल बेसिस पे फैसिलिटेट होता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लाए जाएँ, उसको बेटर किया जाए। तो उससे किसका डेवलपमेंट चालू हुआ, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड मिनिस्ट्रियल डिसीजन ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पसेस। तो ये अग्रीमेंट है, ये एक नए अग्रीमेंट का नाम है, जो जिसकी बात छिड़ी थी, बट ये कभी बात पूरी नहीं हो पाई। हमेशा इसको सप्रेस कर दिया गया था एग्रीकल्चर को के रिलेटेड में ये मैटर,
ताकि एग्रीकल्चरल लॉज जो हैं थोड़े से बेटर हो जाए कंट्रीज में। फिर यही है ट्रिप्स ट्रिम्स गैट्स में हर बार कुछ ना कुछ नए एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाते हैं। उनके पुराने जो लॉज है वो उनको मालूम रियलाइज़ होता है कि ये आज की डेट में वैलिड नहीं है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो WTO काफ़ी साल पहले आया गया था। आप देखेंगे WTO जो है 1995 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, आज से 25 साल पहले, तकरीबन 25 साल पहले। और अगर आप गैट को देखेंगे, गैट तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम इस्टेब्लिश हुआ था गैट। और कई लॉज जो हैं गैट के एज इट इज़ WTO में कैरी फॉरवर्ड हो गए थे, कुछ उसमें चेंजेस नहीं हुए थे, बट ओवर द ईयर्स रियलाइज़ करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है, ये लॉज को हम फॉलो नहीं कर सकते। तो उसमें जब भी ऐसे राउंड्स होते हैं, दोहा राउंड, बाली राउंड, तो इसमें अपग्रेड्स आते रहते हैं। फिर कुछ अप्रेजल्स की बात करिए, क्रिटिकल अप्रेजल जो हैं, यानी कि उनकी अचीवमेंट होगा, उनके फेलियर होगा, उनकी बात करिए यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ एक्सटेंडेड एप्लीकेशन ऑफ मल्टीलैटरल रूल्स टू एरियाज प्रीवियसली एक्सक्लूडेड। सिर्फ हमको इतना देखना है, इतने से हम समझ जाएंगे कि ये बोलना क्या चाहता है। ये क्या कह रहा है कि जो रूल्स हैं गैट के, ये सॉरी ट्रिम ट्रिप्स गैट्स, इन सब के जो रूल्स हैं, कई वो एरियाज़ कवर नहीं करते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया या कुछ और हो गया, जो कि मेन GATT गैट के अंडर कवर भी नहीं होते थे। WTO में जब आए तब कवर नहीं होते थे। फिर 1995 से लेके आज तक उसको धीरे धीरे इंक्लूड करना शुरू करा। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्जिस्ट नहीं करता था, सर्विसेज को लेके राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, इन्वेस्टमेंट्स को लेके नहीं करते थे। तो उस चक्कर में आए गैट्स, ट्रिम्स, तो ये सब उससे आए। फिर WTO का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मेजरली किस लिए है? रूल्स, लॉज, रेगुलेशन, डिस्प्यूट्स, इनको सेटल करने के लिए, इनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेजरली WTO का इस्टेब्लिशमेंट आया, क्योंकि गैट वो करने में फेल हो रहा था, गैट वो कर नहीं पा रहा था, गैट वो पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा था हमारा। फिर आया कि WTO के एग्रीमेंट आने से क्या हुआ, मोस्ट फेवर्ड नेशन की पॉलिसी आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कई जो नेशंस हैं उसमें से उन्होंने सिग्निफिकेंटली टैरिफ्स रिड्यूस करे, डिस्प्यूट्स कम होने लगे, वॉर्स कम होने लगी। क्योंकि अगर आप किसी नेशन के साथ एक हेल्दी ट्रेड मेंटेन करके रखते हैं, तो फिर आपका जितना एक अनरेगुलेटेड वो है, इनकम है या अनरेगुलेटेड ट्रेड है, वो कम हो जाता है, जिससे वॉर के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आता है कि जो टेक्सटाइल, क्लोथिंग, इन सब को रिलेटेड रूल्स हैं उनको भी चेंज किया गया। ओरिजिनली वो 1962 में बनाए गए थे, उसके बाद से गैट में वो चेंज नहीं हुए थे। फिर जब मोस्ट फेवर्ड नेशन का रूल आया तो उसमें चेंज आया वो। फिर ये कहता है कि WTO का जो स्ट्रक्चर है, जो WTO जैसे काम करता है, लेवल वाइज काम करता है ऑर्गेनाइजेशन WTO की, तो उसमें चेंजेस आने लगे। वो थोड़ा सा चेंज हो। उरुग्वे राउंड एक काफ़ी मेजर राउंड रहा है, अगर आप उसके बारे में और पढ़ेंगे तो, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उरुग्वे राउंड काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट राउंड रहा है। वो राउंड के बाद इतने सारे चेंजेस आए, कई सारे अग्रीमेंट्स उसके बेसिस पे फॉर्म हुए, मोस्ट फेवर्ड नेशन आ गया जैसे। तो वो WTO जो है एक चीज़ करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा कि WTO में एक स्ट्रक्चरल बेसिस आ गया उनके काम करने का, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात हो गई। फिर अब ये भी पॉइंट पढ़ते हैं, कुछ खास से है नहीं, बट आप पढ़ के समझ जाएंगे। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें कुछ मैं आपको बता दूं, चलो ख़त्म करने से पहले ड्रॉबैक्स भी हैं कि WTO डिक्टेट करता है पॉलिसी मेजर्स, उनके जो पॉलिसी लिए जाते हैं वो पॉलिसी मेजर्स सबको एज इट इज़ फॉलो करने पड़ते हैं। WTO फ्री ट्रेड के लिए ही काम करता है, उनको वो फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्री ट्रेड किस बेसिस पे आ रहा है, उसके लिए क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी एक्सेट्रा, वो WTO को मैटर नहीं करता। फिर ओवर डेवलपमेंट जो है उसको अवॉइड करना एक प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। कमर्शियल इंटरेस्ट टेक्स प्रायोरिटी ओवर इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट जो है उस पर फोकस नहीं किया जाता, बट कमर्शियल इंटरेस्ट का इधर, जैसे हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, ये तीनों में कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो पहले आता है और वो तीनों जो है बाद में आते हैं। फिर आता है WTO डिस्ट्रॉयज जॉब्स एंड वर्सन्स पॉवर्टी। WTO का काम खाली ट्रेड इस्टेब्लिश करने का है, फ्री ट्रेड को इम्प्रूव करने का है।
WTO कभी ये नहीं देखता कि पॉवर्टी है, जॉब जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, उससे WTO का मतलब नहीं है। WTO को क्या करना है, ट्रेड इंक्रीज करना है एट ऑल कॉस्ट। स्मॉल कंट्रीज आर पावरलेस, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को वोटिंग पावर या तो नहीं होगा या कम होगा, या कई सारे उनके अगेंस्ट ऑपोजिशन खड़े हो जाएंगे। फिर WTO इज़ द टूल ऑफ पावरफुल लॉबीज, यानी कि जो पावरफुल कंट्रीज है, USA, रशिया, चाइना, तो ये कंट्रीज़ जो है, ये सारी जो है WTO में प्रायोरिटी होल्ड करती है, यानी कि WTO के जो डिसीजन हैं उसमें इनको काफ़ी हाई लेवल ऑफ पावर दी जाती है। फिर वीकर कंट्रीज़ आर फोर्स टू ज्वाइन WTO। वीकर कंट्रीज़ को क्या होता है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको बोला जाता है कि आप WTO या तो ज्वाइन करो, आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। अगर ऐसा बोल दिया जाता है तो क्या होता है कि उनको WTO के रेगुलेशन कुछ भी करके फॉलो करने पड़ते हैं। फिर आता है WTO इज़ अनडेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती है WTO में। WTO में जो है काफ़ी एक अनसिस्टमेटिक वे चलता है। वैसे WTO ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी उसने अच्छे काम भी किए हैं, बट कई सारे जो छोटे छोटे काम हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में मेजरली टेक्निकल चैप्टर है, आपको इसको प्राइमरली तो रीड करना पड़ेगा अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो। बिना उसके ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं आपको अगले चैप्टर में देखता हूँ। थैंक यू।